कि एक मिसरे को 3 बार पढ़ते हैं। उन्होंने गिरीश जी पढ़ा कि एक गुंडा सरहदे बिजनौर में पकड़ा गया। एक गुंडा सरहदे बिजनौर में पकड़ा गया। 2 बार पढ़ा। तीसरी बार पढ़ने से पहले पब्लिक में से एक आदमी ज्योति साहब के साथ खड़ा हो गया। जब उन्होंने पढ़ा कि एक गुंडा सरहदे बिजनौर में पकड़ा गया तो उसने झट से कहा, अरे कैसा गुंडा है जो इस दौर में पकड़ा गया। तो बिजनौर एक ऐसी सरजमीन है कि जहाँ ऐसे हुनरमंद श्रोता है कि एक मिसरे पे दूसरा मिसरा लगा देते हैं। ये फन और हुनर श्रोताओं में है और उसी जमीन से ताल्लुक रखते हैं सचिन जमाली साहब। आप समझ सकते हैं उनका शायर हो सकते हैं जो ये आज पहली बार सुन रहे हैं यहाँ पे। तो खास बात यह है कि हमारे दौर की जो जदीद शायरी है उसमें बहुत सारे शायर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो अपना एक खास रंग लेकर के सामने आ रहे हैं आपका है, तो उसमें शकील जमाली जो है वो एक पहली किताब है उसमें माने जाते हैं। और हमारे समाज के जो समस्याएं हैं, जो सियासत के मुद्दे हैं और वो जो वक्त के सूरत के सवाल हैं, इन सारी चीज़ों को आसान ज़बान में इतनी खूबसूरती से ये मंजरे आप पे लाते हैं कि लोग जो है उसको सुन करके पढ़ करके दंग रह जाते हैं। देखिए एक आसान सा शेर है आपका जो हुआ कि एक बीमार वसीयत करने वाला है। एक बीमार वसीयत करने वाला है, रिश्ते नाते जीव निकाले बैठे हैं। ये जो बाप दादा के जमाने में हम मौका सुनते थे, एक बीमार वसीयत करने वाला है, रिश्ते नाते जीव निकाले बैठे हैं। तो इसी में एक शेर है, तो देखिए नए जमाने के हिसाब से कि साहबजादा पिछली रात से गायब है, घर के अंदर रिश्ते वाले बैठे हैं। साहबजादा पिछली रात से गायब है और घर के अंदर रिश्ते वाले बैठे हैं। ये जो होता है कि अलग अलग जाविये से शेर कहना, शेर पढ़ना, ये बड़ा होता है। तो मैं ये सत्र ऐसा रहेगा कि पहले बस खाली हम 10 मिनट के लिए बुलाएंगे शकील जमाली साहब को, वो थोड़ी सी बातचीत करेंगे अपने अदबी सफ़र के बारे में। वो खुद से बोलेंगे तो हम लोगों को सुनने में बड़ा अच्छा लगेगा। और एक ज़ी सलाम के बड़ा खूबसूरत शायरों के कार्यक्रम पेश किया आपने, 80 एपिसोड हुई और अभी वो ये भी खुशी की बात है कि आगे भी बढ़ने वाला है, तो हम इसमें बातचीत करेंगे। तो आप सबका बीच बीच में मुंह भी बनता रहेगा। देखिए इतनी आसान ज़बान में शायरी करते हैं कि अगर हमारे ही दिल में ठिकाना चाहिए था, अगर हमारे ही दिल में ठिकाना चाहिए था तो फिर तुझे जरा पहले बताना चाहिए था। तो ऐसे अगर हमारे ही दिल में ठिकाना चाहिए था तो फिर तुझे जरा पहले बताना चाहिए था। और ये जो हम सबकी शायर शायरी के बारे में भी कुछ बातें कहता रहता है, तो एक शेर आपका है कि हर एक आंसू की कीमत जानती है, हर एक आंसू की कीमत जानती है, गजल शायर का दुख पहचानती है। तो इस तरह के बड़े ऐसे तोहफा दिया है शायरी का जिसको लोग बहुत संभाल कर रखते हैं। तो मैं शकील जमाली साहब से गुजारिश कर रहा हूँ आप थोड़ी सी बातचीत करें और चंद अशआर सुनाएं। और जैसा कि हमारी रिवायत है कि आपके सम्मान में हमारे शहर के कुछ महत्वपूर्ण यहाँ शायर मौजूद हैं, वो अपनी गजलें पेश करेंगे और आखिर में फिर हम आपको समापन के लिए आमंत्रित करेंगे। शकील जमाली साहब बहुत आभार, बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले तो आप लोगों का बड़ा आभारी हूँ, बल्कि ज़रूर मुझे आपने मौका एक अवसर मुझे प्रदान किया ऐसे अच्छे अच्छे प्यारे इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों से मुलाकात
जाहिर बात है कि आप किसी भी मैदान में हो, किसी भी विधा में हो, जब तक आप पूरी तरह से ओढ़ हुए और बिछोना नहीं बनाएंगे उस चीज़ को, तब तक आप उसको उसमें कामयाब नहीं हो सकते। कितना अंदर तक उतर के, कितना मेहनत करके, कितनी मशक करने के बाद आदमी को वो रुतबा और वो मनसब मिलता है जिस मनसब में ये चीज़ें आदमी में हाथ में लगता है, उसके लिए बरसों की तपस्या, बरसों की मेहनत करता है। आगे न कट जाए। तो मैं तो तमाम अपने शायर दोस्तों का बहुत आभारी हूँ, उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस खासतौर से हमारे पीछे पीछे रखे बड़ी मेहनत है और हमारा माहौल बनाया, और मैं पांडे जी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। 2-3 शब्द वहीं से सुनाता हूँ, कुछ बातचीत भी करूँगा 2-4-5 मिनट आपसे, ताकि अपना समय हर एक आंसू की कीमत जानती है, गजल शायर का दिल पहचानती है। क्या बात है, वाह। ज्यादा खूबसूरत तो नहीं वो, मगर रिश्ते निभाना जानता है। क्या बात है, ज्यादा खूबसूरत तो नहीं वो, मगर रिश्ते निभाना जानता है। बोलता है तो पता लगता है, ज़ख्म उसका निहारा लगता है। रास आ जाती है तन्हाई की, 1-2 रोज बुरा लगता है। बोलता है तो पता लगता है, ज़ख्म उसका भी हरा लगता है। रास आ जाती है तन्हाई की, 1-2 रोज बुरा लगता है। कितनी जालिम है मुहज़्ज़ब दुनिया, कल्चर दुनिया, कितनी जालिम है मुहज़्ज़ब दुनिया, घर से निकलो तो पता लगता है। क्या बात है, बोलता है तो पता लगता है, ज़ख्म उसका भी हरा लगता है। रास आ जाती है तन्हाई की, 1-2 रोज बुरा लगता है। कितनी जालिम है मुहज़्ज़ब दुनिया, घर से निकलो तो पता लगता है। इसमें और एक शेर था, देखिएगा कि बोझ सीने पे बहुत है, लेकिन बोझ सीने पे बहुत है, लेकिन मुस्कुरा देने में क्या लगता है। क्या बात है, वाह। बोझ सीने पे बहुत है, बोझ सीने पे बहुत है, लेकिन मुस्कुरा देने में क्या लगता है। आज भी वो नहीं आने वाला, आज भी वो नहीं आने वाला, आज का दिन भी गया। आज भी वो नहीं आने वाला, आज का दिन भी गया लगता है। और 2-3 शेर सुनाते हैं, छोटी सी गजल है, वो सुनिएगा। मतलब उसका कि उल्टे सीधे सपने पाले बैठे हैं। कोई इंसानी दिमाग ऐसा होगा कि जहाँ कुछ न कुछ चल नहीं रहा, अगर आपको फोन आ रहा है तो किसी मतलब से आ रहा है, आपकी खैरियत पूछी जाएगी, इसके पीछे कुछ गलत है, स्वार्थ है। उल्टे सीधे सपने पाले बैठे हैं, साफ पानी में कांटा डाले बैठे हैं। उल्टे सीधे सपने पाले बैठे हैं, सब पानी में कांटा डाले बैठे हैं। वो शेर जो पांडे जी ने पढ़ा, वो बड़ा अजीब है मुझे। उल्टे सीधे सपने पाले बैठे हैं, एक बीमार वसीयत करने वाला है, एक बीमार वसीयत करने वाला है। रिश्ते नाते जीव निकाले बैठे हैं, रिश्ते नाते जीव निकाले बैठे हैं। साहिबजादा पिछली रात से गायब है, घर के अंदर रिश्ते वाले बैठे हैं। साहिबजादा पिछली रात से गायब है, घर के अंदर रिश्ते वाले बैठे हैं। अभी न जाने जिंदगी के बारे में बहुत से शेर आपने सुने होंगे, मेरा अपना तजुर्बा समझ लीजिएगा। उल्टे सीधे सपने पाले बैठे हैं, अभी न जाने कितना हंसना रोना है, अभी न जाने कितना हंसना रोना है। अभी तो हमसे पहले वाले बैठे हैं, अभी न जाने कितना हंसना रोना है, अभी न जाने कितना हंसना रोना है। अभी तो हमसे पहले वाले बैठे हैं। अंदर डोरी टूट रही है सांसों, शायद ये जिम्मेदारी ये है कि अगर आपको गुदगुदाए हंसाए तो वहीं आपकी जो दुखती रगे हैं ना, वहाँ सुई की नोक की चुभन का भी असर हो जाता है। तो ये जिम्मेदारी है। उल्टे सीधे सपने पाले बैठे हैं, सब पानी में कांटा डाले बैठे हैं। एक बीमार वसीयत करने वाला है, रिश्ते नाते जीव निकाले बैठे हैं। अंदर डोरी टूट रही है सांसों, अंदर डोरी टूट रही है सांसों की, बाहर बीमा करने वाले बैठे हैं। अंदर डोरी टूट रही है सांसों की, बाहर बीमा करने वाले।
जब तक वो दिल को बहलाया जा सकता है, जहर को मरते वक्त भी खाया जा सकता है। जब तक वो दिल को बहलाया जा सकता है, जहर को मरते वक्त भी खाया जा सकता है। सबसे पहले दिल के खालीपन को भरना, सबसे पहले दिल के खालीपन को भरना। पैसा सारी उम्र कमाया जा सकता है, क्या बात है। सबसे पहले दिल के खालीपन को भरना। पैसा सारी उम्र कमाया जा सकता है। एक शेर है बड़ा नाजुक से, देखिएगा बदल क्या, इतना इत्मीनान है अपनी आंखों में, संतोष, इत्मीनान, भरोसा, इतना इत्मीनान है अपनी उन आंखों में, एक बहाना और बनाया जा सकता क्या बात है। है। इतना इत्मीनान है अपनी आंखों में, इतना इत्मीनान है अपनी आंखों में, एक बहाना और बनाया जा सकता है। क्योंकि समाज आ जाता है, समाज से नहीं बच सकते, उनकी तकलीफों से नहीं बच सकते। तो सामने की जो तस्वीरें हैं वो हमें कागज में उठे नहीं पड़ती है, बस शब्द इतना है कि ब्रश नहीं है हमारे कलम है, इतना इत्मीनान है अपनी आंखों में, एक बहाना और बनाया जा सकता है। मैंने कैसे कैसे सदमे झेले, मैंने कैसे कैसे सदमे झेले, इसका मतलब जहर बचाया जा सकता है। कैसे कैसे इसका मतलब तो ये सब है साहब जिंदगी में सब जीवा है। कुछ टाइम में दो शेर बिल्कुल टाइम है और जो है यहाँ के चंद लोग पढ़ेंगे बाद में आप। हाँ बिल्कुल। तो साहब शुक्रिया आपका, आभार एक मरतबा फिर सब आपने देखिएगा कि थोड़ा सा सारा क्रेडिट आदमी हो जाएगा, आपका तो बहुत शुक्रिया। मेरा मानना ये है कि दुनिया आसानी से नहीं मिलती, जैसा कि मेरे लिए बताया या तमाम लोग बैठे हैं, ये आज शोहरत की और मोहब्बतों की बुलंदी पर है कि जहाँ पर हर आदमी का मुकद्दर नहीं लेके जाता, लेकिन उसके पीछे जाहिर बात है कि लोगों की बड़ी मेहनतें हैं, बड़ी रातों का जगह है, बड़ी मशक्क़तें हैं, बड़ी मेहनत है, तो वहाँ तक आता आसानी से दुनिया आ गया। तो देखिएगा उस चीज़ को मैं पेश करना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा माहौल बनाना होता है, थोड़ा सा माहौल बनाना होता है, वरना किसके साथ जमाना होता है, थोड़ा सा माहौल बनाना होता है, वरना किसके साथ जमाना होता है। आंसू पहली शर्त है जिंदा रहने की, क्या बात है। वरना किसके साथ जमाना होता है। आंसू पहली शर्त है जिंदा रहने की, गम तो सांसों का जुर्माना होता है। क्या बात है। जिंदा रहने की, गम तो सांसों का जुर्माना होता है। और वो जो अभी एक सवाल किया था मुझे केशव भाई ने कि मुशायरे का कवि सम्मेलन का जो स्तर गिरा है उसके पीछे की क्या कारण है, मैंने बताया बड़ी डिटेल में बात हुई है, वो शेयर होने जा रहा हूँ कि उल्टे थोड़ा सा माहौल बनाना होता है, वरना किसके साथ समाना होता है। आंसू पहली शर्त है जिंदा रहने की, गम तो सांसों का जुर्माना होता है। सच्चा शेर सुनाने वाले खत्म हुए, सच्चा शेर सुनाने वाले खत्म हुए, अब तो खाली खेल दिखाना होता है। शेर सुनाने वाले खत्म हुए, अब तो खाली खेल दिखाना होता है, तो खाली खेल दिखाना होता है। और वही मेहनत और मजदूरी करने वाले लोगों की जिंदगी इसमें आई है कि रात हमारे घर जल्दी आ जाया करे, रात हमारे घर जल्दी आ जाया कर, हमें सवेरे काम पे जाना, रात जल्दी आ जाया कर, हमें सवेरे काम पे जाना होता है, हमें सवेरे काम पे जाना होता है। आज बिछड़ते वक्त मुझे महसूस हुआ, आज बिछड़ते वक्त मुझे महसूस हुआ, अंदर एक एहसास का खाना होता था। आज बिछड़ते वक्त मुझे महसूस हुआ, अंदर एक एहसास का खाना होता है। दुनिया में भरमार है नकली लोगों की,
100 में कोई एक दीवाना हुआ। क्या कहें? बहुत नहीं आप यहाँ जो वही आएंगे, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, यहाँ के बस 4 लोग अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे आपके सम्मान में 5-5 मिनट, और उसके बाद फिर आपको हाँ ठीक है। हाँ देखिए दिलीप साहब से हम ये और ये सब आपके दोस्त हैं, सत्ता सिंह, प्रज्ञा शर्मा, दीप्ति है ना, और जब पीछे बैठे हैं नवीन कुमार जी और प्रेरणा अग्रवाल, ये रंगमंच की दुनिया के बहुत प्रतिष्ठित हस्ती हैं, और ख़ास तौर से मैं इन दंपति को बधाई देता हूँ जिन्होंने एक बहुत अच्छा अवार्ड शुरू किया है। 2 बार हुआ ना? नहीं, फर्स्ट हुआ जो फर्स्ट हुआ दिल्ली में हुआ काशी इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड, और उसमें मोर देन 300 फिल्मों की एंट्री थी। तो आपने जो है ये मार्च में जुलाई में शुरू किया, अप्रैल में पहला शो हुआ था दिल्ली में, तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। ज्योति से कृष्ण जी से आपकी मुलाकात हो गई। सोम जी शास्त्री बैठे हुए हैं, ये बहुत अच्छे निर्माता निर्देशक हैं, और जी जी महिपाल जी बैठे हैं, बहुत अच्छे काव्य प्रेमी हैं, हमारे हर कार्यक्रम में मौजूद रहते हैं। इस कार्यक्रम में भी उनकी मांग जी जी हाँ। अरुण शेखर जी बैठे हैं जो हाँ और रंगमंच से भी जुड़े हैं, और सीरियल और सिनेमा में भी बहुत अच्छा काम किया है। अभी कागज और माशाल्लाह आपके देशी फिल्में रही हैं उनके पीछे। रमोला जी बैठे हैं, कास्टिंग डायरेक्टर हैं। प्रशांत द्विवेदी जी एक्टर और डायरेक्टर जो है बहुत अच्छे इंसान है। केसर जी अगर मैं अच्छा ध्रुव जी हमारी पहली मुलाकात है, थोड़ा अंधेरे में आप जाले में बैठे हैं, थोड़ा बहुत अच्छे शायर चलिए हम लोग जो है ये बातचीत कर रहे थे गज़ल के बारे में, आपसे अशार सुन रहे थे। तो हर आदमी अपने अपने हिसाब से शायरी करता है, सबकी अपनी खुश होती है। तो हमारे साथ हैं प्रज्ञा शर्मा जी। प्रज्ञा शर्मा जी कभी कभी अपने तन्हाइयों को यादों के लोगान जलाकर महकाती हैं, और कभी सिगरेट की मशाल जलाती हैं, और इनके यहाँ सिगरेट ऐसा सिंबल है कि इन्होंने उसकी एक अलग पहचान बना दी है सिगरेट की। प्रज्ञा जी का मैं भूल नहीं रहा हूँ, तो आपका शेर है कि आप यहाँ प्रज्ञा जी का शेर है कि अब इससे बढ़कर वफा का सबूत क्या उस बारे में अगर मैं कहीं गलत हो गया सुधारेंगे, कंटेंट आप तक पहुंच जाएगा कि अब इससे बढ़कर वफा का सबूत क्या कहती कि मैं रात हो तो गई तेरी सिगरेटों की तरह। शेर से शुरुआत अच्छा है जी। इश्क क्या है बस इसी एहसास का तो नाम है। इश्क क्या है बस इसी एहसास का तो नाम है। आग का महसूस होना हाथ जल जाने के बाद, आग का महसूस होना हाथ जल जाने के बाद। और नए प्रतीकों की बात करी और उसमें सिगरेट की बात की, तो उसके एहसास से एक मतलब मुझे याद आता है, सुना देती हूँ।
तुम्हारी याद की सिगरेट जला के रोई थी, तुम्हारी याद की सिगरेट जला के रोई थी, धुएं की बांह पे सर रख के रात सोई थी। क्या धुएं की बांह पे सर रख के रात सोई थी। वाह एक गजल का मतलब चंद्रशाह मतलब यूं कि मेरी निगाह है अब मुझ पे आईनों की तरह, मेरी निगाह है अब मुझ पे आईनों की तरह, कभी तो देखती हूँ खुद को दूसरों की तरह, देखती हूँ खुद को दूसरों की तरह, मेरी निगाह है मुझ पे आईनों की तरह। और शेर देखिए कि वो अपनी प्यास का आलम भी मैंने देखा है, वो अपनी प्यास का आलम भी मैंने देखा है, मैं अपने आँख पे बरसी हूँ बारिशों की तरह, मैं अपने आँख पे बरसी हूँ बारिशों की क्या तरह। कहने। मेरी निगाह है मुझ पे आईनों की तरह। और ये शेर की मैं मंजिलों पे ठहरना कभी न सीख सकी, मैं मंजिलों पे ठहरना कभी न सीख सकी, सफर में करती रही सिर्फ रास्तों की तरह, सफर में करती रही सिर्फ रास्तों की तरह, कभी तो देखती हूँ खुद को दूसरों की तरह। और ये शेर देखेंगे वो वहशतों का समा था कोई मिला ही नहीं, वो वहशतों का समा था कोई मिला ही नहीं, मैं अपने आप से पेश आई पागलों की तरह, मैं अपने आप से पेश आई पागलों की तरह, वहशतों का समा था कोई मिला ही नहीं, मैं अपने आप से पेश आई पागलों की तरह। और वो शेर जिसका जिक्र किया आपने कि वफा का इससे ज्यादा सबूत क्या देती, वफा का इससे ज्यादा सबूत क्या देती, मैं रात हो तो गई उसकी सिगरेटों की तो देवमणि जी का जिक्र कर दिया, मुझे सुनानी पड़ी। मैं 3 मिनट की छोटी सी कविता सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि शकील साहब से गजलें सुनने के बाद सुनो, तुम फ्रेंच जर्मन इंग्लिश इन सब की जगह आंसू पढ़ना क्यों नहीं सीख लेते? सुनो, तुम फ्रेंच जर्मन इंग्लिश इन सब की जगह आंसू पढ़ना क्यों नहीं सीख लेते हो? दुनिया भर के कोर्स होते हैं, ट्यूटोरियल्स होते हैं, फिर ऐसी कोई तो जगह होती होगी ना जहाँ आंसू पढ़ना सिखाया जाता हो। तुम ढूंढना कोई ऐसा कोर्स, कोई ऐसी जगह, कोई ऐसी किताब जो आंसुओं के बारे में, तुम ढूंढना कोई ऐसा कोर्स, कोई ऐसी किताब जो आंसुओं के बारे में हो, क्योंकि जिस रोज तुम आंसू पढ़ना सीख जाओगे ना, मैं तुम्हारे आगे खुलकर रो पाऊंगी, मैं तुम्हारे आगे खुलकर रो पाऊंगी। रोती तो अब भी हूँ लेकिन उससे कुछ हासिल नहीं होता, रोती तो अब भी हूँ लेकिन उससे कुछ हासिल नहीं होता, क्योंकि तुम्हें आंसुओं की ज़बान नहीं आती। तुम मेरे आंसुओं को कभी मेरा दुख पढ़ लेते हो, तो मेरे आंसुओं को कभी जरूरत पढ़ लेते हो, तो कभी यूं ही इनका कोई भी मतलब निकाल लेते हो, तो कभी यूं ही इनका कोई भी मतलब निकाल लेते हो। लेकिन ऐसा होता तो नहीं है ना, इनका तो हर बार अपना एक अलग मतलब होता है, लेकिन ऐसा होता तो नहीं है ना, इनका तो हर बार अपना एक अलग मतलब हुआ करता है ना। हर बार ये इसलिए तो नहीं हुआ करते कि इन्हें पोंछ दिया जाए, हर बार ये इसलिए तो नहीं होते कि इन्हें पोंछ दिया जाए, हर बार ये इसलिए भी तो नहीं होते कि इनके होने की वजह पूछी जाए। ढूंढना कोई ऐसा कोर्स, कोई ऐसी किताब जो आंसुओं के बारे में हो। सच कहूँ तो जब पहली बार तुमने मेरी आंखें पढ़ी थी ना, सच कहूँ तो जब पहली बार तुमने मेरी आंखें पढ़ी थी ना, मेरे होठ पढ़े थे ना, मुझे लगा था तुम्हें आंसू की जुबान भी आती होगी। सरकार जी आ रही है आपके सामने,
सरदा जी के बारे में इतना ही कहेंगे कि हम अगर खुश दिखाई देते हैं लोग इनको बधाई देते हैं। सरिता जी बहुत जिंदगी इंसान है, जहाँ रहती है हंसी खुशी का माहौल बना ऐसा केशव जी, आपको पसंद आई इस मौसम में, इस माहौल में आप सबको इकट्ठा कर लेते हैं, जिंदा दिल्ली आ जाती। शकील जवानी साहब हमारे दिल्ली से दोस्त हैं, आदरणीय दोस्त हैं। आज यहाँ मुंबई आए हैं, तो असर हम स्वागत कर रहे हैं और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद सब एक साथ करते हुए। दरअसल प्रज्ञा की नस और देवमणि जी का जो तारुफ मेरे लिए हुआ, उस समय मैं जरा हिल गई हूँ। और नजर समाता हासिल कर रही हूँ, देखिएगा। मैं जब भी प्रज्ञा को सुनती हूँ उसके बाद मैं अपना विचार बदल देती हूँ, गजल कोई और पढ़ लेती हूँ। अब मैं गजल दूसरी पढ़ रही हूँ, गजल का मतलब हासिल कर रही हूँ। जिंदगी की राहों में इतना भी न डरो, जिंदगी की राहों में इतना भी न डर होता, दर्द के सफर में जो कोई हम सफर। जिंदगी की राहों में इतना भी न डर होता, दर्द के सफर में जो कोई हम सफर होता। तो ये जमाना क्या करता, किस पे तोहमतें, ये जमाना क्या करता, किस पे तोहमतें करता। मैं तेरी अगर होती, तू मेरा अगर। ये जमाना क्या करता, किस पे तोहमतें करता। मैं तेरी अगर होती, तू मेरा अगर होता। तो तुम तसल्ली देते तो, तुम तसल्ली देते तो ऐसा हो भी सकता, तुम तसल्ली देते तो ऐसा हो भी सकता था। जख्म से सुकून मिलता, दर्द में असर। तुम तसल्ली देते तो ऐसा हो भी सकता है, जख्म से सुकून मिलता, दर्द बेअसर होता। मतलब एक खासी रीति जो प्रज्ञा, उसके नाम पर मैं भी जानो दे लुटा, उसके नाम पर मैं भी जानो दे लुटा देती। काश कोई अपनों में इतना मोहब्बत। वाह क्या कहने, वाह क्या अच्छा शेर है, वाह वाह वाह। उसके नाम पर मैं भी जानो दिल लुटा देती। काश कोई अपनों में इतना मोहब्बत होता। क्या अच्छा। ख्वाब सब हकीकत में मेरे भी बदल जाते, ख्वाब सब हकीकत में मेरे भी बदल जाते। उनका आस्था और मेरा सर, उनका आस्था होता और मेरा सर होता। शकील जवानी साहब के साथ दिल्ली में बहुत सारे मुशायरे पढ़े हैं, बहुत अच्छे नाज़िम हैं, बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे दोस्त हैं। हमारी बहुत खुशकिस्मती रही है मेरी कि बहुत सारे मुशायरे साथ में पढ़े हैं। कोई गजल का मतलब हाजिर कर दीजिए। कोई भी काम हो शायर निशान करते हैं, कोई भी काम हो शायर निशान करते हैं। ले जमीन तुझे आसमान, कोई भी काम हो शायर निशान करते हैं। ले जमीन तुझे आसमान करते हैं। और कोई तो आएगा इन वहशतों में रहने को, कोई तो आएगा इन वहशतों में रहने को। सो हम भी आज ये खाली मकान, कोई तो आएगा इन वहशतों में रहने को। सो हम भी आज ये खाली मकान करते हैं। मैं जीत जाती हूँ हर जन दुश्मनों से, मगर
मैं जीत जाती हूँ हर जंग दुश्मनों से, मगर मेरे ही लोग मुझे बेईमान करते। मैं जीत जाती हूँ हर जंग दुश्मनों से, मगर मेरे ही लोग मुझे बेईमान करते। दुआ ये शेर केशव जी आपके लिए, आपकी संजुमन के लिए, जिसमें इतना काम आप करते हैं। दुआ करो वो सजर खूब सायादार रहे, दुआ करो वो सजर खूब सायादार रहे, जिसे हम अपने लिए साहिबान करते। दुआ करो वो सजर खूब सायादार रहे, जिसे हम अपने लिए साहिबान करते हैं। है सच तो ये कि उन्हें खुद पे एतबार नहीं है, सच तो ये कि उन्हें खुद पे एतबार नहीं, हर एक शख्स को जो बदगुमान करे। कोई भी काम हो शाला निशान करते, ले जमीन तुझे आसमान करते हैं। ये नए दौर में कुछ लोग बहुत अच्छा लिख रहे हैं। एक शायरा है रंगी सिंह साहिबा जी, उनका शेर है कि रूह छूकर कोई गुजरे तो मोहब्बत कहना, रूह छूकर कोई गुजरे तो मोहब्बत कहना, जिस्म छूकर तो हवाएं भी गुजर जाती हैं। इसके साथ में दिखती इश्क को आवाज ये गजल जब हो रही थी फेसबुक पे और वहीं से मालिया अवस्थी ने इसको किया, कंपोज किया। और ये फिल्म आई थी अभी दुर्गा बच्ची आई थी ना, उसमें ये गजल जो है एज इट इज, मतलब जो हम कहना चाह रहे हैं वो ये बताना चाह रहे हैं कि ये मुग़ालता है, गलत सोचते हैं हम लोग कि फिल्मों में जो लिरिक्स लिए जाते हैं तो राइटर्स को, शायरों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता नहीं है। एज इट इज़ उसको लिया गया बगैर किसी काट छाट के, मालिनी ने उसको कंपोज किया और और एज इट इज उसको लिया गया। उसको पूरा, उस गज़ल को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो पूरा सम्मान मिला। ये है कि और गज़ल हमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि ये गज़ल फिल्म में जाएगी, वो कुछ इस तरह की है। वो है कि बिन रांझे के हीर हुई मैं, बिन रांझे के हीर हुई मैं, आप ही अपनी पीर हुई। बिन रांझे के हीर हुई मैं, आप ही अपनी पीर हुई मैं, ना मैं बहती ना मैं थमती, खारा खारा नीर हुई। बिन रांझे के हीर हुई मैं, आप ही अपनी पीर हुई मैं, ना मैं बहती ना मैं थमती, खारा खारा नीर हुई मैं। खुद को खुद में कैद किया है, खुद को खुद में कैद किया है, खुद अपनी जंजीर हुई। खुद में खुद को कैद किया है, खुद अपनी जंजीर हुई मैं। और एक देशक शब्द है देहरी, हर मकान की एक देहरी होती है, बिना उसको पार किए अंदर नहीं जाया जा सकता, बिना उसको पार किए घर से बाहर नहीं जाया जा सकता, लेकिन देहरी घर के बाहर होती है। घर की हूँ पर हूँ घर बाहर, घर की हूँ पर हूँ घर बाहर, देहरी की तकदीर हुई मैं। घर की हूँ पर हूँ घर बाहर, देहरी की तकदीर हुई मैं। दुनिया से ये दिल क्या उछटा, दुनिया से ये दिल क्या उछटा, मस्त मलंग फकीर। दुनिया से ये दिल क्या उछटा, मस्त मलंग फकीर हुई मैं। बिन रांझे के हीर। तो ये वो थी। और एक और सुना, कौन सा सुना है? हम बुरे अगर तो बुरे ही बुरे, हम बुरे हैं अगर तो बुरे ही भले, अच्छा बनने का कोई इरादा नहीं। हम बुरे हैं अगर तो
अच्छा बनने का कोई इरादा नहीं, साथ लिखा है तो साथ मिल जाएगा, अब निभाने का कोई दीवाना नहीं। बुरे हैं अगर तो बुरे ही भले, अच्छा बनने का कोई इरादा नहीं, साथ लिखा है तो साथ मिल जाएगा, अब निभाने का कोई दीवाना नहीं। क्या सही क्या गलत सोच का फेर है, क्या सही क्या गलत सोच का फेर है, एक नजरिया है ये जो बदलता नहीं। क्या सही क्या गलत सोच का फेर है, एक नजरिया है ये जो बदलता भी है, एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह, फर्क सच झूठ में कुछ क्या सही क्या गलत सोच का फेर है, एक नजरिया है ये जो बदलता भी है, एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह, फर्क सच झूठ में कुछ ज्यादा नहीं। रूह का रुख इधर, जिस्म का रुख उधर, रूह का रुख इधर, जिस्म का रुख उधर, अब ये दोनों मिले तो मिले किस तरह, रूह से जिस्म तक, जिस्म से रूह तक, रास्ता एक भी सीधा साधा नहीं। रूह का रुख इधर, जिस्म का रुख उधर, अब ये दोनों मिले तो मिले किस तरह, रूह से जिस्म तक, जिस्म से रूह तक, रास्ता एक भी सीधा साधा नहीं। कुछ भी जो भी समझे समझता रहे ये जहां, अपने जीने का अपना ही अंदाज है। जो भी समझे समझता रहे ये जहां, अपने जीने का अपना ही अंदाज है। हम भले या बुरे जो भी हैं वो ही हैं, हमने ओढ़ा है कोई लबास। जो भी समझे समझता रहे ये जहां, अपने जीने का अपना ही अंदाज है। हम भले या बुरे जो भी हैं वो ही हैं, हम शर्तों पे जीने की क्या है सर। जिंदगी अब तुम ही कर कोई फैसला, अपनी शर्तों पे जीने की क्या है सजा। तेरे हर को हौसले से जिया, पर कभी बोझ सा तुझको ना देखिए भी दीप्ति विश्व जी ने जिक्र किया है और उसकी जाएगा मानवीय जीवन रिसर्च कंपोज की। आज जो नए दौर के लोग शायरी कर रहे हैं, जिसको मॉडर्न शायरी की जाती है, तो उसमें बहुत सारी जो शायरी लिखी जा रही है कि एक सवाल उठता है क्या उसको कंपोज भी किया जाएगा। एक नौजवान शायर है सचिन अग्रवाल, उसका शेर है दीदी जी, एक नौजवान शायर है सचिन अग्रवाल का शेर है। अब क्या बताऊं तुमको मैं ज्यादा डिटेल में, अब क्या बताऊं तुमको मैं ज्यादा डिटेल में, मुझको भी कम मिले हैं हाँ होलसेल में। मैं सोचता हूँ क्या ऐसी भी गजल कंपोज की जाएगी। ऐसी करता क्यों क्या गिटार लेके बैठा हूँ तेरे द्वार पे, इस टाइप के गाने तो हो रहे हैं। बहुत अच्छे शायर हैं मजबूर साहब, तो मैं चाहता हूँ कि आपके सामने से आदाब सभी को, और बहुत अच्छे अच्छे शेर हमने सुने। तो इसके बाद मैं क्या सुनाऊंगा, लेकिन मेहरबान अपनी हाजिरी के लिए चंद छोटे छोटे अशार के साथ में। तो एक लफ्ज है औसे पदा जी, जिसका मतलब है इंद्रधनुष यानी रेनबो। मतलब यूँ है कि मैं अनजान था जिनसे ऐसे जज्बों की पहचान हुई। मैं अनजान था जिनसे ऐसे जज्बों की पहचान हुई। नूर बना जो औसे पदा तो रंगों की पहचान हुई। नूर बना जो औसे पदा तो रंगों की पहचान हुई। शेर देखिए कि खोल के आंखें जब भी हकीकत तामे ने दीदार किया। खोल के आंखें जब भी हकीकत तामे ने दीदार किया। मुझको दिलासा देने वाले सपनों की पहचान हुई। मुझको दिलासा देने वाले सपनों की पहचान हुई। मैंने अपने रहबर को
बस याद किया और मुस्काया। मैंने अपने रहबर को बस याद किया और मुस्काया। मस्तों की टोली में जब भी पीरों की पहचान हुई, मस्तों की टोली में जब भी पीरों की पहचान हुई। तो शेर देखिए कि मैं सारे आकाश में घूमा, पंख थके तो लौट आया। मैं सारे आकाश में घूमा, पंख थके तो लौट आया। जब आकर डाली पे बैठा, पेड़ों की पहचान हुई। पेड़ों की पहचान हुई। बहुत शुक्रिया। शेर आखिर जी। मैं सारे आकाश में घूमा, पंख थके तो लौट आया। मैं सारे आकाश में घूमा, पंख थके तो लौट आया। जब आकर डाली पर बैठा, पेड़ों की पहचान हुई। शेर आखिर यूं है कि अश्क में मिलकर खींच रहा है, देख लकीरें गालों पर। अश्क में मिलकर खींच रहा है, देख लकीरें गालों पर। दुख और काजल के नाजायज रिश्तों की पहचान, दुख और काजल के नाजायज रिश्तों की पहचान। शकील साहब इजाजत है तो एक गजल और। तो मतलब इतने हैं कि देखकर पूरे तमाशे को ही घर जाएंगे, देखकर पूरे तमाशे को ही घर जाएंगे। तेरी दुनिया में चंद एक रोज ठहर जाएंगे। सारे रास्ते तेरी जानिब भी लिए जाते हैं, सारे रास्ते तेरी जानिब भी लिए जाते हैं। ये न सोचा कि मेरे पांव किधर जाएंगे। शुक्रिया। शेर देखिए कि जिंदगी हम तेरे कांधों पे कोई बोझ नहीं, जिंदगी हम तेरे कांधों पे कोई बोझ नहीं। हम बस एक मौज हवा बन के गुजर जाएंगे, बस एक मौज हवा बन के गुजर जाएंगे। शेर देखिए कि तब तक कैद रहती मेरे अंदर की तपिश, तब तक कैद रहती मेरे अंदर की तपिश। इशरत आज हवाओं में बिखर जाएंगे। और आखिरी शेर मुलाहिजा फरमाए कि कोई जिंदान मुझे रोक नहीं पाएगा, जेल कोई जिंदान मुझे रोक नहीं पाएगा। हम मचा कर तेरे खेमे में बदल जाएंगे, हम मचा कर तेरे खेमे में बदल जाएंगे। शेखर जी एक गजल सुनाइए आप। स्वागत है। शेखर जी आ रहे हैं, आपकी कविताओं की किताब भी प्रकाशित हुई है। भारी भारी लोगों के बीच सुनो सुनो तुम्हें जब जीतना है, सुनो तुम्हें जब जीतना है जीत लो, मैं खुद को जीतना है कि अपने ही शहर में मिले अजनबी से लोग, अपने ही शहर में मिले अजनबी से लोग और चेहरे पे मुस्कुराहटें दिल से अपने ही शहर में मिले अजनबी से लोग, चेहरे पे मुस्कुराहटें दिल से रुकी है लोग। ये गलत और भी जो है गलत, ये गलत वो गलत और भी जो है गलत, जानते सब है मगर कहते हैं कि दिल से कहेंगे, दिल से कहेंगे सच में दिल की कहेंगे, दिल से कहेंगे सच में दिल की कहेंगे। बस कहते ही कहते बस कहते ही कहते हैं, कहते नहीं है लोग और अपनों से ही डरे हुए सहमे हुए से हैं। देते पता कहीं पर ठीक है, हम भी पढ़ देंगे। सब पागल हैं जहाँ कहाँ मेरा क्या है, सब पागल हैं जहाँ कहाँ मेरा क्या है। मैं तो क्या दिखाया जतन किए पर सीख न पाया दुनियादारी,
जतन किए पर सीख न पाया दुनियादारी, और तुम तो खूब सयाने जतन किए पर सीख न पाया दुनियादारी, तुम तो खूब सयाने निकले, मेरा क्या है। और कश्ती और किनारे दूर जुदा, कश्ती और किनारे दोनों जुदा हुए, मैं तो अपधार दुनिया भी दीवानों की खूब परीक्षा लेती है, दुनिया भी दीवानों की खूब परीक्षा लेती है, पास हुआ कि हमने इश्क की खातिर कितने दर्द सहे, हमने इश्क की खातिर कितने दर्द सहे, और सहेंगे सहते रहेंगे। दर्द इश्क सुकून देता है, सच दर्द इश्क सुकून देता है, सच कहता हूँ। चाहो तो चंद शेर समान में पेश करके मैं कि वहाँ राम जी पर आपसे के बीच में नहीं बुलाता हूँ समाप्त। तो महक कलियों की फूलों की हंसी अच्छी नहीं लगती, महक कलियों की फूलों की हंसी अच्छी नहीं लगती, मोहब्बत के बिना ये जिंदगी अच्छी नहीं लगती, मोहब्बत के बिना ये जिंदगी अच्छी नहीं लगती। कभी तो अब्र बनकर झूम कर निकलो कहीं बरसो, कभी तो अब्र बनकर झूम कर निकलो कहीं बरसो, कि हर मौसम में ये संजीदगी बहुत अच्छा है। कभी तो अब्र बनकर झूम कर निकलो कहीं बरसो, कि हर मौसम में ये संजीदगी अच्छी नहीं लगती। एक गजल के शेर, मेरा यकीन हौसला किरदार देख कर, मेरा यकीन हौसला किरदार देख कर, मंजिल करीब आ गई रफ्तार देख कर, मेरा यकीन हौसला किरदार देख कर, मंजिल करीब आ गई रफ्तार देख कर। जब फासले हुए हैं तो रोई है माँ भो, जब फासले हुए हैं तो रोई है माँ भो, बेटों के दिल के दरमियाँ दीवार देखकर। फासले हुए हैं तो रोई है माँ भो, बेटों के दिल के दरमियाँ दीवार देखकर। हरी खबर का जिस्म लहू में है तरबतर, मैं डर गया हूँ आज का अखबार देखकर। हरी खबर का जिस्म लहू में है तरबतर, मैं डर गया हूँ आज का अखबार देखकर। दरिया को चाहता था कि सबकी बुझा दे प्यास, दरिया तो चाहता था कि सबकी बुझा दे प्यास, घबरा गया वो इतने तलबगार थे। दरिया तो गिरीश जी आपने सजाई है ये आपके लिए कि दरिया तो चाहता था कि सबकी बुझा दे प्यास, घबरा गया वो इतने तलबगार देख कर। वैसे तो नाखुदा पे यकीन था जरा जरा, वैसे तो नाखुदा पे यकीन था जरा जरा, और बढ़ गया है हौसला पतवार देखकर। वैसे तो नाखुदा पे यकीन था जरा जरा, और बढ़ गया है हौसला पतवार देखकर। वो कौन था जो शाम को रास्ते में मिल गया, वो कौन था जो शाम को रास्ते में मिल गया, वो दे गया है हर जगह एक बार देखकर। आखिरी शेर मुझे समझ में नहीं आ रहा किसकी ओर देखकर वो कौन था जो शाम को रास्ते में मिल गया, वो दे गया है हर जगह एक बार देखकर। चेहरे से आपके भी झलकने लगा है इश्क, जी खुश हुआ है आपको बीमार देखकर। चेहरे से आपके भी झलकने लगा है इश्क, जी खुश हुआ है आपको बीमार देखकर। मेरा यकीन हौसला किरदार देखकर, मंजिल करीब आ गई। कमाल कैसे
बुजुर्ग शायर हैं, वो बड़ी अच्छी जदीद शायरी कर रहे हैं फहमी बदायूं। तो इतना वो शोर मच गया कि मैं उनका नाम लेना भूल गया। तो फहमी साहब, फहमी बदायूं का वो शेर है कि हम अगर खुश दिखाई देते हैं लोग उनको बधाई देते हैं। इशारे में फहमी साहब का शेर है कि इस तारे में या इशारे में कुछ तो बोलो हमारे बारे में। इस तारे में या इशारे में कुछ तो बोलो हमारे बारे में। प्रज्ञा सुनो, इस तारे में या इशारे में कुछ तो बोलो हमारे बारे में, और कुछ सोचना ही भूल गए, इतना सोचा तुम्हारे बारे में। और कुछ सोचना ही भूल गए। कोरोना फाइट। सुनील पाल जी, सुनील पाल जी, आप 15 मिनट शायरी सुनिए, उसके बाद हम आपको सुनेंगे। शकील जमाली साहब आपके रूबरू में आपको गुजारिश कर रहा हूँ। शायरी जो है जी, ये बड़ी जालिम चीज है। एक मिसरे में वो काम कर देता है वो शायर जी, कि जो एक दो पर बंदूक वाला वो काम कर देता है। हम अगर खुश दिखाई देते हैं लोग उनको बधाई देते हैं। आप इस शेर को समझते हैं, ये फहमी बदायूं की बहुत अच्छे शायर हैं, जिंदाबाद की उम्मीद है कि ये कब्रिस्तान में क्या कर रहे हो, यानी अचानक कोई भी मर सकता है, ये कहा नहीं आ सकता। अभी मैं बैठा हूँ, अभी नहीं हूँ, ये कब्रिस्तान में क्या कर रहे हो, तुम्हें तो कोई बीमारी नहीं थी। ये भी फहमी बदायूं कमाल है। और वो छोटे छोटे मतलब बहनों में ऐसे मतलब शेर कहते हैं कि सुनने वाला चौंक जाता है। कहा मैंने मुझे पानी पिला दे, कुएं से भी यही आवाज है। बधाइयों नहीं तो वो दो सवाल की शायरी है। देखिए आज की शायरी का अच्छा पद है कि उनकी गैर मौजूदगी में हमें याद है। और लाइव प्रसारण हो रहा है, मुझे खबर पहुंच जाएगी। तो ये सारी बातें कि ये हमारी ईमानदारी है और पांडे जी की ईमानदारी है कि उन्होंने यहाँ जो अच्छाई थी उसको उसका इतराफ किया, उससे आगे बढ़ाया। यही हम तक तो 2-3 शेर और सादा को बदल के आपको लिखिएगा कि सफर से लौट जाना चाहता है, सफर से लौट जाना चाहता है, परिंदा आशियाना चाहता है। सफर से लौट जाना चाहता है, परिंदा आशियाना चाहता है, कोई स्कूल की घंटी बजा दे, ये बच्चा सफर से लौट जाना चाहता है, परिंदा आशियाना चाहता है, कोई स्कूल की घंटी बजा दे, ये बच्चा मुस्कुराना चाहता है, ये बच्चा मुस्कुराना चाहता है। यहाँ सांसों के नाले पड़ रहे हैं, यहाँ सांसों के नाले पड़ रहे हैं, वो पागल जहर करना चाहता है। क्या कहने जीवन जो है मैं समझता हूँ कि ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान है, उसका सम्मान करना चाहिए। कैसे भी होना, सफर से लौट जाना चाहता है, परिंदा आशियाना चाहता है, कोई स्कूल की घंटी बजा दे, ये बच्चा मुस्कुराना चाहता है। यहाँ सांसों के नाले पड़ रहे हैं, वो पागल जहर करना चाहता है। हमारा हक दबा रखा है जिसने, हमारा हक दबा रखा है जिसने, सुना है हज को जाना चाहता हमारा हक दबा रखा है जिसने, सुना है हज को जाना। कहाँ तक कोई समझौता करेगा, कहाँ तक कोई समझौता करेगा,
ताल्लुक को बढ़ाना चाहता है। कहाँ तक कोई समझौता है? वहाँ तक कोई समझौता करेगा? ताल्लुक को बढ़ाना चाहता है उसे। हाँ, ये बड़ा नाजुक है ना, समाजिए तो टूट जाता है। समाजिए कहाँ तक कोई समझौता करेगा? ताल्लुक तो बढ़ाना चाहता है उसे रिश्ते थमा देती है दुनिया, उसे रिश्ते थमा देती है दुनिया जो 2 पैसे कमाना चाहता है। रिश्ते थमा देती है दुनिया जो 2 पैसे कमाना चाहता है, जो 2 पैसे कमाना चाहता है। गरज निकली वफादारी के पीछे, गरज स्वार्थ, गरज निकली वफादारी के पीछे, जहां तक भी गए यारी के पीछे। गरज निकली वफादारी के पीछे, गरज निकली वफादारी के पीछे, जहां तक भी गए यारी के पीछे। कई मकतल सजा रखे थे उसने, मकतल जहां ले जाके कत्ल किया जाता है। गरज निकली वफादारी के पीछे, गरज निकली वफादारी के पीछे, जहां तक भी गए यारी के पीछे। कई मकतल सजा रखे थे उसने बदन की 4 दीवारी के पीछे। क्या बात है, कई मकतल सजा रखे थे उसने बदन की 4 दीवारी के पीछे। निकालो वक्त पर जो काम निकले, निकालो वक्त पर जो काम निकले, पड़े रहते हो खुददारी के पीछे। देखिए कैसा बुरा वक्त आ गया है कि मैं क्या मशवरा दे रहा हूँ। और ये सच्चाई है कि जिंदगी आज इसी के आसपास घूम रही है। ज्यादा शराबत बेकार है। निकालो वक्त पर जो काम निकले, खड़े रहते हो खुददारी के पीछे। बड़ा बच्चों की साइकोलॉजी आगे देखिए, बच्चों को नसीहत, निकालो वक्त पर जो काम निकले, पड़े रहते हो खुददारी के पीछे। बड़ा नुकसान कर लेते हैं बच्चे, बड़ा नुकसान कर लेते हैं बच्चे जरा सी एक समझदारी के पीछे। नुकसान कर लेते हैं बच्चे, बड़ा नुकसान कर लेते हैं जरा सी एक समझदारी के पीछे। देखो बदल दुनिया की हर दबाव में हो रही है और हमारे वो बच्चे भी गजल कह रहे थे, बदल के कल्चर से वाकिफ नहीं है। एक शेर पढ़ता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। गजल साहब की मैंने बात की, देखिएगा कि गजल पड़े रहते हो खुददारी के पीछे, बड़ा नुकसान कर लेते हैं बच्चे जरा सी इस खुददारी के पीछे। गजल इस्मत बचाए कर रही है, गजल इस्मत बचाए कर रही है, गजल इस्मत बचाए कर रही है। कई शायर हैं बेचारी के पीछे। कि आपकी दुनिया किसी कोर्ट में जाके मेरे खिलाफ आपने मोहब्बत दायर नहीं कर सकते, आपने तो नया क्या हो गया बचाए। कई शायर है बेचारे, और सुनील सुनाता हूँ आपको। देखिएगा कि अज़ाब कोई हवाओं पे इशारा है, अज़ाब कोई हवाओं पे आने वाला है। हवा जो है ये जुल्म का और जबर का अत्याचार का एक इस्तारा है, इशारा है। अज़ाब कोई हवाओं पे आने वाला है, जहाँ चराग नहीं है वहाँ उजाला है। अज़ाब कोई हवाओं पे आने वाला है, जहाँ चराग नहीं है वहाँ उजाला है। अब शेर देखिए मोहब्बतों का शेर कि तेरी तरफ जहाँ चराग नहीं है वहाँ उजाला है। तेरी तरफ कोई उंगली उठे तो लगता है, तेरी तरफ कोई उंगली उठे तो लगता है किसी ने मेरे गिरेबा पे हाथ डाला। मेरी तरफ कोई उंगली उठे तो लगता किसी ने मेरे गिरेबा पे हाथ डाला। और शेर देखिए सच्चा शेर अच्छा कि हमारे अहद के लड़के वफा नहीं करते, हमारे अहद के लड़के वफा नहीं करते। ये वहम भी
नहीं है वहाँ उतारा है, तेरी तरफ कोई उंगली उठने लगता है, किसी ने मेरे गिरेबा पे हाथ डाला है और मुझे किसी ने मेरे गिरेबा पे हाथ डाला है। हमारे के लड़के वफा नहीं करते, ये वहम भी मेरे दिल में अमी ने डाला है। उसे गए हुए 2-4 दिन हुए होंगे, उसे गए हुए 2-4 दिन हुए होंगे, मगर गली की उदासी ने मार डाला। उसे गए हुए 2-4 दिन हुए होंगे, मगर गली की उदासी ने मार डाला है। तमाम लोग बैठे हैं, ये पूरी गैलेक्सी, इन सब की जानिब से मैं सुनने वालों को एक शेर पेश करना चाहता हूँ। देखिएगा कि हमारे पास यही शब्द है तुम्हारे लिए, हमारे पास यही शब्द है तुम्हारे लिए, हमारे पास इन्हीं मोतियों की माला है, हमारे पास इन्हीं मोतियों की माला है। वाह। अगर हमारे ही दिल में ठिकाना चाहिए था तो फिर तुझे जरा पहले आना चाहिए। अगर हमारे ही दिल में ठिकाना चाहिए था तो फिर तुझे जरा पहले बताना चाहिए था। चलो हम ही सही सारी बुराइयों का सबब, मगर तुझे भी जरा सा निभाना चाहिए था। चलो हम ही सही सारी बुराइयों का सबब, मगर तुझे भी जरा सा निभाना चाहिए था। अगर नसीब में तारीकियां ही लिखी थी अंधेरा, अगर नसीब में तारीकियां ही लिखी थी तो फिर चिराग हवा में जलाना चाहिए था। अगर नसीब में तारीकियां ही लिखी थी तो फिर चिराग हवा में जलाना चाहिए था। लगा के बैठ गए दिल को रोग चाहत का, लगा के बैठ गए दिल को रोग चाहत का, ये उम्र वो थी कि खाना कमाना चाहिए। लगा के बैठ गए दिल को रोग चाहत का, ये उम्र वो थी कि खाना कमाना चाहिए था। चलो हम ही सही सारी बुराइयों का सबब, मगर तुझे भी जरा सा निभाना चाहिए। पाटिल जी का मैं तो बड़ा आभारी हूँ, उन्होंने वो गजल जो मेरे पास सब नहीं थी नज़्म, मैं वो सुनाता हूँ 1.5-2 मिनट की नज़्म में। दोस्त सचमुच बहुत जरूरी है, दोस्त सचमुच बहुत जरूरी है जिंदगी को गुजारने के लिए, वक्त का जहर मारने के लिए, अपना गुस्सा उतारने के लिए, फोन पर शब्द गुजारने के लिए। दोस्त सचमुच बहुत जरूरी है, दोस्त सचमुच बहुत जरूरी है दिल के छालों को फोड़ने के लिए, बर्फ उदासी की तोड़ने के लिए, रुख हवाओं का मोड़ने के लिए। दोस्त सचमुच बहुत जरूरी है। हमने माना कि दर्द देते हैं, हमने माना कि दर्द देते हैं, राह में साथ छोड़ देते हैं, आस की डोर तोड़ देते हैं, तार दिल के झिझोड़ देते हैं, फिर भी मुझ जैसे आदमी के लिए दोस्त सचमुच बहुत जरूरी है। क्या बात है, वाह वाह वाह। शकील साहब बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी अच्छी आपने पेश की। दिलीप साहब, केशव जी चाहते थे कि आप 2 शब्द उसके बाद हम लोग संगीत समापन करेंगे। सभी इच्छा से उनको काटना पड़ेगा, नहीं तो फोकस हो जाता है शब्दों का ना कितना बड़ा प्रभाव है शब्दों का, और आज की कविताओं में जो हुआ उसमें किस तरह शब्द जैसे प्रभाव डालते, जैसे भी उन्होंने पढ़ा उसको शायद को, और जिसमें वो कुएं पूछा कि पानी पिला दे, यही बात कुएं ने बोली। इतना सुंदर शब्दों का जो प्रयोग है ना, इतना बवाल है, इसको कहीं की भाषा बवाल कहेंगे तो दबंगई है शब्दों में। एक्चुअली तो है ही नहीं,
बाकी तकनीकी में नहीं है। तो पहले मैं शुभकामनाएं दूंगा। मुझे बड़ा अच्छा अनुभव लगा इस कार्यक्रम का। एक तो ये है कि बड़ी वार्ता का अनुभव है। जैसे पांडे जी ना दूसरे कवि दूसरे शायरों की बात करते बहुत सहज करते हैं और जमा टाइप करते हैं। तो पहली बात तो ये संस्कृति बहुत अच्छी है कि दूसरों के विचार, दूसरों की कविताओं को, दूसरों की शेरों को, अब इससे भी जो निकला अपना सर जो सुना रहे थे वो गीत अभी टुकड़ा जाता था, उन्होंने निकाल के रख दिया सामने। तो शुक्राना दूंगा, बहुत ही सफल आयोजन ये है। और मैं थोड़े दिनों से जुड़ा हूँ अपना केशव जी से। तो केशव जी मुझे इस तरह की जगहों में बुला लेते हैं और मैं भी लेखक हूँ बॉलीवुड में, लेकिन मुझे भी ना आसपास क्या है कविताएं, साहित्य, उससे जुड़ा रहना पड़ता है। तभी थोड़ा बहुत अच्छा लिखने का प्रयास करता हूँ। तो सिनेमा तो मैंने वो लिखा है जो मतलब सीटियों और तालियों के लिए हम लोग लिखते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके साथ चलना पड़ता है, तो बाजार भी होता है और उस वक्त में वो स्टार की स्टेटस पे खड़ा है, उस वक्त में उसका क्या बनाया जा रहा है, किस तरह की हरकतें अच्छी लग रही हैं दर्शकों को, सारा बाजार का हिस्सा बन जाता है। तो मेरा लेखन जो है वो बड़े दायरों में रहता है और काफ़ी शर्तों के साथ रहता है। लेकिन जब मैं साहित्यिक लोगों को रोकता बैठता हूँ तो मुझे लगता है कि स्वतंत्र काम करने का कितना आनंद होता है। आप लोग गाँव में देखता हो जैसे कि बहुत ही सुंदर आपने आपके जिसने भी, और मेरी मुश्किल क्या होती है ऐसी जगहों में, मेरे क्या उर्दू में मेरे मतलब बोल लेता हूँ, डरा रहता हूँ, पता नहीं इसके नीचे दुखता है कि नहीं, तो सवाल आता है तो मैं मिला जुला। मतलब ये है कि कविता और शायरी में ना ये जो सकारात्मक बात होती है वो बात बहुत बड़ी होती है कि शायरी तो वहाँ निकल सकती है, पर उसमें कोई बात ऐसी आई जिसने आपको कहीं कोई रंग भर दिया किसी कोने में, या आपको कहीं कोई राह दे दी, या कोई रोशनी दिखी, या फिर किसी चोट पे मरहम सा लग गया, ऐसा मुझे लगता है उसका एक अभिप्राय बन जाता है, उसका एक विषय बन जाता है कविता का, शायरी। अभी मुझे क्या है, केशव जी ने बोला मतलब कि वो बाबा राम जी करके एक शब्द केशव जी के मुझसे मिला, वो उसका मैंने जिक्र किया था। हमारे मित्र हैं बहुत अच्छे, उनको मैं कहता हूँ कि ये योगी सेवक है, योगी सेवक, क्योंकि ये बड़े निश्चल होकर ये सेवा करते हैं और ये कैसी भी स्थितियाँ हो ये अपने आयोजन का कार्यक्रम सेट कर लेते हैं। और ये ऐसे भी सेट करते हैं कि कहीं होने वाला था और वहाँ पर कोई स्थिति नहीं बनी तो वहाँ से भी और सेट कर दिया। बहुत ही खतरनाक है और वही जैसे आज की इस भी माहौल में सब लोग यहाँ मिले और बात कर रहे हैं, तो मैं अभी 2 मिनट में अपनी बात थोड़ी सी कर लेता हूँ। मेरे साथ क्या हुआ, लॉकडाउन जब शुरू हुआ तो पिछले वर्ष की बात है, तो मेरे मन में आया कि मैं इस वक्त क्या लिखा है। कभी लेकर को अधिकार जाता है कि वो विषय सोचे, मंथन करे, उसमें विचार करे कि उसको किया जाए। तो उसी दौरान क्योंकि मैं प्रोफेशनल राइटर नहीं हूँ, ये काम मुझे आता है, तो उस दौरान में फिर ये हुआ कि क्या लिखा जाए। तो जिस तरह की वेब सीरीज लिखने के लिए आई और जिस तरह के प्रस्ताव आए, चूँकि मैं यूपी से हूँ और मेरी फिल्मों में यूपी वाला भाषा होती है, मैं वैसे जिला लाइब्रेरी का हूँ और कानपुर से मेरा रास्ता है, लेकिन कानपुर में। तो मेरा मेरी फिल्मों में भाषा थोड़ी सी अवधि भाषा थोड़ी सी आप लोग देखते हुए फिल्मों में, तो ये रहा। तो मतलब ये 2-3 ऐसे काम आए जिनमें ये मुझे कहा गया कि ये लिखना है, तो मैंने कहा इसमें कैसे जाना है, कहते पिछला वाला जो था उसी हिसाब से आगे बढ़ जाए। तो ये किसी एक सक्सेसफुल किसी सीरीज का रेफरेंस दिया या कभी ये आपने देखा या देख लीजिए, आपको ऐसा करना है। तो मैंने ये कहा है कि मैंने कहा करेंगे क्योंकि जीवन भी चलाना है, मैंने करेंगे। लेकिन जब मैंने वो विषय का थोड़ा सा पोषण देखा जिससे इंस्पायर होकर मुझे लिखना है, तो 3-4 मिनट की प्रोमो में मैंने उसमें 20 गालियाँ सुनी। तो 20 गालियाँ मैंने प्रोमो में सुनी, तो मैं एपिसोड देखूँ कैसे। मेरा एक विषय था लेखक होने के नाते कि जब प्रोमो में इतनी है, तो जब मैं 3 घंटे की सामग्री देखूंगा तो 250 गालियों से रूबरू देखूंगा। फिर मैंने सोचा कि मेरे काम करने की जो व्यवस्था है, इस पूरी व्यवस्था में मेरे साथ मेरे जूनियर बैठते हैं जो काम करने के लिए, जिससे मैं बात करते करते कि विषय में काम चल रहा है, मैं निकल रहा हूँ किसी मीटिंग के लिए, मैं उससे कहता हूँ कि जब तक मैं लौटूँ तब तक तुम ना ऐसी चीज़ें सोच के रखना
मैंने आगे काम करने सोचने लगा, तो जैसे मैंने कोई फिल्म दिख रहा हूँ, मैं ऐसा बोलूँगा उसको, देखो यार कोर्ट में इस तरह की कोई केसेस जो आए हुए हैं जिनमें थोड़ा सोशली फेवर करते हुए जजमेंट्स में ऐसे 5-6 ऐसे एपिसोड जरा नोट करके रखना, तो उसका भी दिल करता है कि चलो एक जिम्मेदारी वाला काम किया गया और इसको निभाऊंगा, तो मैं लौटता हूँ तो 5-6 केसेस को निकालते रहता है अपने हिसाब से। तो मैंने सोचा इस तरह काम मैं करूँगा तो मुझे गाली बनानी पड़ेगी, क्योंकि जिन दृश्यों की वजह से, जिस पंच लाइन की वजह से, जिस फील की वजह से वो चीज बाजार में स्थापित हो गई है, तो उसी के पीछे जाना पड़ेगा ना। तो पीछे कैसे जाएंगे, पीछे थोड़ा आगे जाके पीछे जाना पड़ेगा ना, तो उसको आपको तासीर बढ़ानी पड़ेगी, डोज बढ़ाना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि भाई फिर मुझे भी अगर गालियों में 10 गालियाँ ऐड करनी पड़ेंगी, प्लस जिस तरह का वो जो भी एलिमेंट्स उसमें होते हैं जिसकी वजह से लोग अफेक्ट हुए हैं, लोग ज़्यादा लोगों ने देखा है, उनकी मुझे तासीर बढ़ानी पड़ेगी, उनको थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा, गाढ़ा करना पड़ेगा। फिर अगर कुछ जिम्मेदारी आ जाएगी तो मैं निकलते हुए कि आपके साहब को बोलूँगा जब तक मैं रोटी 4 घंटे ढूंढ रहा मैंने कहा ये थोड़ा कठिन हो जाएगा हमारी आने तक ज़्यादा तो बड़ी चीज़ है। एनिवर्सन चला तो मैं उस बात पे आना चाहता हूँ कि मैं अपना राम बड़ा विषय है हमारे इसमें, और सभी का विषय मैं कहूँगा, ऐसा नहीं है किसी खास तिलक के किसी जजों का विषय, जिस विषय ने सबको प्रभावित किया हुआ इसका मतलब विशेष सब प्रभावित किया। अब ये मन में आया कि क्या लिखा जाए, तो ऐसे मन में आया कि राम पे कुछ लिखा जाए। तो राम पे क्या लिखा जाए, इतने लिखा जाए चाहिए, आपको क्या लिखा है राम पे। और अगर रामायण की बात करें तो हमारे सागर साहब ने जिस तरह की रामायण बना दी है और जितने ढंग की रामायण बना दी है, तो उसके आगे उसको चुना भी मुश्किल है किसी के लिए। और दूसरे से क्या है कि इस चरित्र पे ना बहुत तेजी से काम हुआ और कई रंग रूप में लोगों ने इन चरित्रों को दिखाया, मतलब सबके अलग अलग रूप के राम हो गए, है ना। तो चर्चा में भी राम हो गए, राजीव में भी राम हो गए, हर तरफ राम राम तो है ही। तो मैंने सोचा है कि मैं राम पे बात करूँ और उसमें मैं जो हमारी विधाएं हैं, मतलब चाहे हम थिएटर कहें और हमारी जो लोक कलाएं हैं, जो हमारी कविताएं हैं, लिटरेचर हमारा है, अगर हम इसको थोड़ा जोड़े और सब लोग एक संगम सा बनाए और एक बहुत ही इंटरटेनिंग बात हम करें, जो मतलब किसी भी घर में भी वो देखा जाए कहीं पर, क्योंकि बेसिक है कि वो, क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि मैं फिल्मों में मेरी जिम्मेदारी जो होती है, जैसे 5 गाने होते हैं, उनका एक टाइम होता है 5 गानों का, तो 25 मिनट का काम गाने कर देते हैं। उसके बाद अगर एक्शन हीरो है तो इंट्रोडक्शन से लेकर के 3-4 एक्शन तो कर ही देता है, तो 20-25 मिनट उसके निकल जाते हैं। उसका एक क्लाइमेक्स आता है जो टिपिकल क्लाइमेक्स होता है, इसको 15-18 मिनट देते ही हैं, तो उसके बाद में हिस्से में आता है लेखक को 20 मिनट कुछ लिखते हैं। तो कई फिल्म ऐसे में दामिनी, जब मैं लिख रहा था दामिनी में, चूंकि डायलॉग अभी तक दामिनी के बोले जाते हैं, और वो क्योंकि डायलॉग का भी ऐसा हो गया ना, मैं प्रभाव में कुछ बोल रहा हूँ अपने हिसाब से, डायलॉग के लोग कहते हैं कि दामिनी जैसा डायलॉग दो, कभी कभी डिमांड करते हैं पंच लाइन हाथ जो है एक्चुअल में डायलॉग बड़ा नहीं है। मैं बताऊँ आपसे कि लेखन के जो रंग है खासकर के बॉलीवुड में, थोड़ा उससे जुड़ा रहा हूँ, डायलॉग बड़ा इसलिए नहीं है कि वो बात बहुत बड़ी जगह पे कहा जा रहा है, बात बहुत सही जगह पे कही जा रही है और सही आदमी के द्वारा कही जा रही है, और उस वक्त में ऐसी बात आप सुनना भी चाहते हैं जो कही जा रही है। डायलॉग का वहाँ पे जलवा उतना नहीं है जितना जलवा आपका बाकी सब चीजों से जोड़ टाइमिंग का जलवा। जैसे बताऊँ कि इस डायलॉग के लिए मुझे अभी तक लोग बात करते हैं इसकी, लेकिन मैंने पाया कि जब मैं फिल्म में देखने गया तो मैंने पाया कि सनी जिस समय पीछे से मीनाक्षी जाके पकड़ती है और सनी उसे टर्न करता है, तो सनी ने टर्न किया, डायलॉग थोड़ी आता है, तालियां शुरू करती, डायलॉग तो आते ही नहीं, ताली क्यों चल रही होती है, क्योंकि आपको इंतजार रहता है कि यार इसको इतना सजा दिया गया है, इसको इतना दुखी कर दिया है, इन जालिमों ने उसकी जान लेने की कोशिश की है, अब तो कोई आओ, आने वाला कौन था, सनी देओल था, ये भी जरूरी है, आने वाला सनी देओल था, ये भी जरूरी है कि करिश्मा तभी क्रिएट होता है ना। आप देखिए इससे आप चतुर पांडे की बात करें तो एक अनोखा कॉम्बिनेशन हमने लिखा कि कैसे एक थानेदार भी है, कोई मस्ती भी करता है, एक कॉम्बिनेशन बन गया, थोड़ी जोकरी भी है उसके अंदर, थोड़ा मजा लेता है, नाच भी लेता है, उसको कोई
ऐसा नहीं कि बहुत संजीदगी से खड़ा किया है सरकार ने ड्रामा शुरू कर दिया। तो क्या हो जाता है उसमें सनी देओल का कास्ट होना, ये बॉलीवुड की लैंग्वेज बात कर रहा हूँ, सनी देओल का कास्ट होना, वो समय भी सही था सनी के लिए, और कहानी का भाव बहुत अच्छा था। मैं तो अपने लेखक मित्रों को बोलता हूँ, खास करके मेरे साथ जो लोग काम करते हैं, एक्चुअली होता क्या ना, कहानी में अगर भाव नहीं है और कविता में भी अगर रस नहीं है ना, किसी भी तरह की बात वो मजबूत नहीं है, तो आप उसे सुना नहीं सकते। अब इस सारे के लिए आपको बहुत सारे एफर्ट डालने पड़ेंगे, लेकिन नहीं सर सकता है, नहीं सर सकता है। बलात्कार के विषय पे दामिनी वो पहली फिल्म थी जिससे ना बहुत सलीके से कहा गया, बात मान गया, और कितने विषय बने बलात्कार के विषय पे। सलीके की बात अगर मैं कहूँ, सलीके में बलात्कार के विषय पे बनी दामिनी फिल्म में बलात्कार का दृश्य नहीं था, और आज तो बलात्कार को जवान टिका के दिखा के उसे इंटरटेनिंग बनाते हैं। उसके अंदर मतलब एक कहते हैं कि वो इनपुट डाल करके ताकि वो इंगेजिंग हो, वो होल्डिंग हो, मतलब एक अलग, मतलब भाव ही अलग हो गया ना। तो वो जिस तरह से डायरेक्टर ने उस मर्यादा को पाला था और जिस तरह से पाला था, और तो वो वजह थी, उस वजह की वजह से मेरे संवाद जो है वो अच्छे निकले, उसमें देखिए कहानी दमदार थी। तो मैं कहूँगा सिर्फ ये कि अपना तुम और आप एक विषय है जिसमें मैं थोड़ा काम भी कर रहा हूँ, चला है ना, उसमें ना बहुत सारे लोगों का सहयोग मुझे लगेगा। शीर्षक है वाह वाह राम जी, आ रहे हैं राम आपके घर, और इसमें आपको म्यूजिकली और उस नए अंदाज में बहुत सारी चीजें, और हिंदुस्तान समेट को वास्तव में क्योंकि 2 साल से वही लिख रहा हूँ, है ना। उसमें क्या है, सब चीजें हैं, लिटरेचर है हमारा, हमारी लोक कला है, हमारा प्रोफेशनल है, कठपुतली हमारा है, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, इन सबको कंबाइन करके, और प्लस एंटरटेनमेंट का एक अलग सा रंग जो हमारा अपना रंग है उसको पकड़ने की कोशिश करूंगा। तो क्या होता है, ऐसे शब्द के साथ अगर आप काम करते हैं तो आपको देखना होता है कि आप गिमिक और गैग के साथ नहीं चल सकते, फिर आपको थोड़ा ठीक से बात करनी पड़ेगी। और आज को हंसाने में जो होल्ड लगी हुई है, जैसे भी हंसा जाए, मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, एक छोटी सी मैं आपको शॉर्ट फिल्म सुनाना चाहूँगा। तो ये मैंने अपनी बात कह दी, आपको आवाज आ की बाकी धीरे धीरे लोग खबरों में आएगी बात। मैं शॉर्ट सुनना चाहता हूँ कि इस तरह की मैं छोटी छोटी फिल्में अलग अलग राज्यों में बनाने का प्रयास करूँ। जैसे कि एक कहानी आपने मध्य प्रदेश में हर 150 किलोमीटर पे भाषा बदली और पहनावा बदल जाता है और लहजा बदल जाता है। तो आप ना एक विषय के लें आप 15-18 मिनट का, और उस विषय पे आप ना वहाँ के पहले कुछ क्षेत्रीय लोगों को कास्ट कर लें, वहीं के आप एक्टर हैं, कुछ वहीं के ऐसे लोग हैं जो यूपीपी का काम करते हैं, एक सीनियर आदमी यहाँ से लेते और ऐसे करके वहाँ पे करें। और फिर जब आप भाषा बदल जाएगा तो उसी चीज को ना थोड़ी बदली भाषा में वहाँ के लोगों को लेके ले लें। लेकिन आपका विषय ऐसा होना चाहिए थोड़ा कॉमन हो, जिससे मतलब आप यहाँ भी बात कर रहे हैं, यहाँ भी मतलब एक साथ में कई लोगों को काम मिलेगा। एक तो क्योंकि हर बेल्ट के लोग हो जाएंगे उसमें, टेक्निकल लोगों के बारे में सोचा कि यहाँ का एक सीनियर लोग को ड्यूटी और 2 लोग जूनियर्स वहाँ पे जोड़ दो तो सीखेंगे भी बॉस के साथ में। ऐसा एक विषय है मेरा, प्रोजेक्ट जैसा है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ। तो जस्ट एक छोटी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी में थोड़ा ह्यूमर के साथ मैंने देखा, थोड़ा मस्ती है इसमें, कि एक यूपी का बंदा है, ड्राइवर, टैक्सी वाला, आप थोड़ा रात का मान के चलो उस स्टेज में। तो वो एक कैरेक्टर है और 5 बजे का टाइम है शाम का, और दिसंबर का महीना है, थोड़ी ठंड है, और शादी थोड़ा लेट हुई है। तो पत्नी जो है गाँव में है, चूंकि दिसंबर का महीना ठंड है और शादी लेट हुई है, और ये जो यादव जी हैं वो यहाँ मुंबई में टैक्सी की सेवा में लगे हुए हैं। तो शाम को यादव जी ने तो समोसे से खा के चाय पी के टैक्सी पे बैठे हुए टांग चला के और फोन पे ना पत्नी से बतिया रहे हैं, पत्नी से बतिया रहे हैं। उसी तरफ एक बहुत सुंदर स्त्री, एक बड़ा सा गाँव का है, और वो ना किसी सामने के मिरर में अपने आप को देखते हुए कपड़े बदल दिए, साड़ी वगैरह बदल दी, उसने ऑन कर रखा है स्पीकर जिसमें हस्बैंड बात कर रहे हैं, और वो अपने संगाड़ित होते हुए और पति से बात कर रही है। वो एक तरह का केमिस्ट्री है। तो देखिए रोमांस और शब्द जो है वो भाव के साथ अपना प्रभाव रखते हैं। तो जैसे कि अभी वो बात शुरू करेगा, एकदम रोमांटिक हो गया है, और वो ये भी देख रहा है कि ठंड है, गाँव में ठंड होगी, जिसमें वहाँ क्या होगा, हैपनिंग चल रही है उसकी। तो
वो अपना कहता है कि और सुनाओ, तो वो कहती है क्या सुने, अच्छा सुनाओ। तो भी अगर ये सादा कुछ चलो कहते जाओ यार, ये तो नंबर लगा मुश्किल से, तो कहते हैं और सुनाओ, तो क्या सुना है, कहते हैं कि कुछ भी सुनाओ, तो उनका कैसा है, अच्छा हमें सुनाओ, किससे सुनाओ, हाँ उनका कैसा है, अच्छा सुनो, हाँ बता क्या कर रही हो, तो कहते साड़ी बदल रही, अच्छा कौन रंग की साड़ी पहन रहे हो भैया, महिम चलो, अरे जाओ नहीं हो जाएगी हत्या। अच्छा कौन से रंग की साड़ी पहन रहे हो, कौन से रंग, तो कहते धानी रंग की साड़ी पहन रहे, अच्छा तुमने चूड़ी कौन से रंग की पहनी, अरे चूड़ी कौन से रंग की पहनी है, बताओ, कहते गुलाबी रंग, कहते धानी रंग की साड़ी, गुलाबी रंग की चूड़ी, याद हो तुम कहाँ बोल में पड़े हुए हो, उसके कहते अब क्या कर रही हो, कहते बिंदी लगा रहे हैं, फिर बिंदी लगा रहे, कौन से रंग की बिंदी लगा रहे, मतलब बात सिर्फ बिंदियों पे है, लेकिन इंटरेस्टिंग है। आप देखिए मैं कैसे इस कहानी को मोड़ता हूँ फिर, तो कहते बिंदी कौन से रंग की, अरे कहते हैं कि काली रंग की चाबी, गुलाबी रंग की चूड़ी, पीले रंग की बिंदी, दिसंबर का महीना है, तो यार खान छोड़ो यार, तुम्हारा हो जाएगा हमारा निकल लो, इस तरह का क्या होता है दिन, ये होता है कि ये बताओ तुम इतना सच सवर के जा रही हो, तब तक तुम्हारा एक साड़ी का पल्लू डाल करके हमारे कुछ और बोलते हैं ऊपर शॉवर डाल के, तब तक लोटे को लेती है और हैंड पल्ले भरना शुरू करती है, जा रहा है सब उसकी अब वो बात आती है जाता है कि सोच के ले जा रहे हो, कहाँ जा रहे हैं, सोच के ले वो बढ़ जाता है, लेकिन सोच के तो सच के कार्य करें, सोच के जाते हैं, कहती है तो क्या करें, बुआ से डांट खाए, तो कहती बुआ से डांट खाए, अरे कहते कल मिल नहीं रास्ता में हमको देखी बोली, कहती सुहागन को ना अपना मुंह ना सजा सवरा रखना चाहिए, भले वो घूंघट के अंदर सब बोली, डांट दिए कि सुहागन को रखना चाहिए जो घूंघट के अंदर हो, तो क्या करें बुआ की डांट खाए, तो कहता है बुआ की डांट खाए के चक्कर में हवाई में रुक गई, तो कहता है तुम्हारी दुनिया में सब जाएगी, अरे तुम्हारा पल्लू हवा हो गया। अब देखा कि नेक्स्ट में ये लेडी जो है और पल्लू जो सब मुड़े हुए, घूंघट रखी है, हवा चल रही है, दिसंबर का महीना है, हवा से घूंघट संभाल लिए, लोटा भी संभाल लिए, प्लस वहाँ दो चार शरीर लोग जो खड़े हैं इंतजार में उनको भी संभाल लिए, तो कैसे जा रही है, और वो उसकी कसमकस है, पल्लू हवा लोटा और सब कुछ है, दिन पान की दुकान पे दो चार खड़े हैं, काम के लोग जो खड़े होते हैं, इंतजार चल रहा है, दिन जैसे वो वहाँ से गुजरी और हवा चली, और बेचारी संभली और उसका पल्लू ना थप से निकलता है, पल्लू निकलता है तो वाकई बहुत सुंदर चेहरा एकदम हवाओं में खड़ा हो जाता है, एकदम सुंदर चेहरा, उसका झलक सी देखी, चार पांच जो पान की दुकान पर खड़े देखते सिगरेट का सुट्टा लिया, उसको निहारा, कहता है मुबारक हो गया 4 मिनट, अब कहता है काली रंग की साड़ी, कहता है चोटी, पीले रंग की बिंदिया, दिसंबर का महीना है, पड़े हुए हो, जैसे हुआ हमने लिखा है, घर पे पोस्टमैन पहुंचता है और वो 20 लाख रुपए देता है अम्मा को, और फिर यादव जी मुंबई से फोन करते हैं, अम्मा से बात करते हैं, कहते हैं अम्मा बाकी सब छोड़ो, पहले शौचालय बनाओ।
दूसरी से महिलाएं बैठी थी, मुझे विषय सुनाना था। एक बात मुझे और लास्ट करनी है, ये करनी है कि इस कहानी को आपने सिर्फ मुझे नरेट करते हुए सुना। जब उस माहौल में थ्रू कैमरा मैन परफॉर्मेंस हमारे लोग कॉस्ट्यूम बिंदी शॉर्ट्स निकल जाएगा। मैं कहना चाहता हूँ कि सिर्फ आपने नरेशन में एक फिल्म को एंजॉय किया और आपने वहाँ पर रिएक्शन दिया जहाँ मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। आपने मेरे क्लाइमेक्स को पकड़ा कि मैंने पंच लाइन जाके शौचालय के लिए। अब मैं इसी से जोड़ दूंगा किसी भी योजना से सरकारी तंत्र से आप मिले बेसिक क्या देखिए 2-3 बातें एक साथ हो गई इसमें। एक तो फिर निभाने वाले लोग लोकल लॉट के होते हैं वो इससे जुड़ जाएंगे। दूसरे से इस तरह कहानी को ना 5 भाषा में बनाई दिक्कत नहीं है, मराठी में बनाइए और बनाइए तो मुझे अपने प्रयोग भी करना सराहना था कि है क्या पहले ये है कि इसको बनाने की स्थितियां आप पैदा करेंगे।